इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है बच्चों को। इतनी सारी रिएक्शंस हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स नजर नहीं आते, अगर होते भी हैं तो हमें मालूम नहीं चलता, या टीचर्स जो है वो उस तरीके से चीजों को नहीं इलैबोरेट कर पाते, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक एक हवा बन जाती है। और मोस्टली बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो करते करते। तो आज बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस जो है वो समझाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक के अंदर जितने भी सॉल्ट्स ले लो, ऑक्साइड्स ले लो, या कुछ भी ले लो, उसको पानी के अंदर डाल के क्या रिएक्शन होने वाली है, उन रिएक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगा। तो मैंने सारी रिएक्शंस को एक जनरलाइज करके एनालाइज करके जो है एक वीडियो को फॉर्मेशन जो है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट जान के बढ़िया लगेगा। तो प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए, कोई टाइम पास जो है वो मैं नहीं करने वाला। सारी चीजें जो भी मैं डिस्प्ले करने वाला हूं, लिखाने वाला हूं, स्क्रीन पे आने वाली हैं, सब एकदम चकाचक तरीके से जो है वो नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, हाइड्रोलिसिस जो है, अगर तो हम लोग कोई भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर वाटर का एडिशन जो है वो अगर करते हैं, वाटर का एडिशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। अगर अदर देन वाटर में कुछ भी सॉल्वेंट जो है वो ऐड कर रहा हूं तो उसको हम लोग सोल्वोलिसिस जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो अब व्हेन अ रिएक्शन सॉल्वेंट इज वाटर, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस जो है वो बोल रहे हैं अपने पास। आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखो, वाटर की एक बहुत ज्यादा खासियत है, वो क्या कि वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है और वाटर के ऊपर दो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे वाटर जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत खास तरह की रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करने वाली है। चलो जी शुरू कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे। ध्यान से समझ लेना मेरी एक बात को, हाइड्रोलिसिस के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता, चाहे वो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने लाइन बोली है इसको दोबारा रिवर्स करके सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे इसी लाइन के ऊपर जो है वो वैलिड है। वो क्या, सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइड्रोलिसिस करने पे चेंज नहीं होता। आई होप ये क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय ग्रुप कि किस तरह से हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और क्या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है, कैसे हम लोग ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन कभी पढ़ी भी नहीं है फिर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। तो एक बहुत ही वंडरफुल ब्यूटी है इस पर्टिकुलर लाइन की जो मैंने अभी आपके सामने बोली। तो इसी लाइन पे पूरा वीडियो मैंने बना रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए। एलिमेंट ऑन विच वाटर अटैक शुड हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो, हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, मतलब पानी को जो है वो अट्रैक्ट करवाना है, आपको पानी को जो है वो अटैच करवाना है किसी कंपाउंड के साथ। अब मान लो मैं पानी को अटैच करवाने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि आपको पता है वाटर के ऊपर जो है वाटर न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वाटर मेरी तरफ क्यों आएगा। तो सबसे प्राइम चीज वो क्या कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी होना चाहिए। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो उसको आने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो या कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से जो नया वाटर आ रहा है उसका वेलकम तो हो, उसके लिए स्पेस तो अवेलेबल हो। तो ये दो प्राइम कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो या स्पेस हो, एटलीस्ट जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सके, एक्सेप्ट जो है वो कर सके। तो ये प्राइम कंडीशंस आई होप आपको क्लियर है। वीडियो पॉज करके जो है इसको लिख लो, मैं अगली स्लाइड पे जो है वो मूव कर। अब देखेंगे बेटा, सबसे पहले मैं कैटेगरी डिस्कस करूंगा ग्रुप 15 के अंदर NX3। एक्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, हेलोजन्स। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसके अंदर तीन तरह के जो है हेलोजन्स हम लोगों के पास आ जाते हैं, NF3, NCl3, NBr3। Ni3 की बात मैं जो है इसके अंदर नहीं कर रहा। तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, वो क्या, NF3 के अंदर अगर आप लोग वाटर डाल रहे हो तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं करती। दो कारण है बेटा इसके, कोई भी रिएक्शन क्यों टेक प्लेस नहीं करती, क्योंकि N और F इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देखो हाइड्रोलिसिस की प्राइम कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन अगर ये तीन अटैच है इसके साथ और साथ में लोन पेयर है, तो वाटर का ऑक्सीजन इस पे अटैक करे या ये वाटर के ऑक्सीजन को जो है वो क्या करे, एक्सेप्ट करे। अगर ये वाटर के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वाटर हो सकता है ये वाले बॉन्ड्स जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो है वो NF3 जो है वो ब्रेक कर दे। लेकिन इस केस में क्योंकि ये NF वाला बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वाटर के अटैक करने से ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, तो याद रखो NF3 जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक तो इसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दूसरा जो है बेटा हम लोगों के पास क्या है कि NF की बॉन्ड लेंथ बहुत स्मॉल है, जिससे बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो इसकी हो जाती है। अब देखो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है BDE, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहती है, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो रहती है। मतलब जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, जितनी बॉन्ड लेंथ कम मतलब जितने मॉलिक्यूल्स पास होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसको ब्रेक करना, जितने मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उतना ज्यादा इजी होगा उसको ब्रेक करना। तो आई होप ये बेटा जी आपको क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब बात करते हैं NCl3 और NBr3 की। ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, NCl3 की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। तो देखो NCl3 के अंदर अगर मैं वाटर का एडिशन जो है वो कर रहा हूं, तो इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में घुस के समझाने की। तो ये देखो आपके सामने ऊपर दो रिएक्शंस जो है यहाँ पे दे रखी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज मेरे साथ चीजों को फोकस करो, वो ये कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। अब देखो क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन अटैच है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। किस किस का, नाइट्रोजन का क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पॉलिंग स्केल पे अगर हम लोग देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो काफी कोवेलेंट कैरेक्टर वाला बॉन्ड जो है ये रहता है। अब ऑक्सीजन रेदर देन अटैकिंग दिस मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, वो इस पे अटैक कर देता है क्लोरीन पे, और यहां पे हमारे पास HOCl जो है वो अलग हो जाता है। HOCl अलग हो गया और H जो है वो जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है तो H इसके साथ जुड़ जाता है तो NH बन गया। सिमिलरली इसके साथ बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे भी H लग गया, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे भी H लग गया। तो हमारे पास क्या बन गए, तीन HOCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एक क्लोरीन ये गया, एक ये गया, एक ये गया, तो तीनों की जगह हमारे पास HHH जो है वो यहाँ पे लग जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 जो है ये बन जाएगा। सिमिलरली NBr3 की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, तो वो क्या कि यहाँ पे Br लगे हुए हैं, यहाँ भी Br लगे हुए हैं, यहाँ भी Br लगे हुए हैं, सेम OHBr HOBr बन जाएगा और ये HN जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम जो है वो किसको अटैक करता है, क्लोरीन को अटैक करता है रेदर देन अप्रोचिंग द सेंट्रल एलिमेंट N। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर है। बहुत सिंपल थी, क्लियर होगी। आगे बढ़े, मजा आ रहा है, बढ़ो जी आगे। देखो PCl3 की अगर मैं बात करूं बेटा जी, ध्यान से देखना इस चीज को, PCl3 या PX3, तो इसमें PCl3 और PBr3 की बात कर रहा हूं। तो देखो PCl3 के अंदर वाटर में डाल रहा हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे क्लोरीन की -1, यहाँ पे भी क्लोरीन की जो स्टेट है, सेंट्रल एलिमेंट की स्टेट तो है देखो यहाँ पे चेंज नहीं कर रही, यहाँ पे भी सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर रही। अब क्वेश्चन आता है कैसे सोचेंगे कि H3PO3 ही बन रहा है, H3PO4 क्यों नहीं बना, H3PO2 क्यों नहीं बना। तो बेटा इसको समझने के लिए आप ये देखो कि PCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो जितने सारे क्लोरीन हैं, तो आप यहां पे अगर थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो ये मेरे पास P, ये Cl, ये Cl और ये Cl अगर मेरे पास है, तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो एवरी Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, हर Cl जो है वो OH से रिप्लेस हो रहा है, तो विच इज POH3। POH3 जो है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, H3PO3 जो है वो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड बन गया किसका, फास्फोरस का, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बनेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि अलग है तो इसलिए ये फॉर्म नहीं हुआ, H3PO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि अलग है ये भी फॉर्म नहीं होगा। सिर्फ ये इकलौता ऐसा ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का जिसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये वाला ही बनेगा। समझ में आ गया। सिमिलरली देखो Br3 के केस में भी H3PO3 बनेगा और साथ में जो है वो HBr का फॉर्मेशन जो है वो होगा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा
पी की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाइड्रोलिसिस के ऊपर। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो होगी रिएक्शन याद। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब देखो इसमें होता क्या है बेटा, ऑक्सीजन एटम अटैक्स ऑन जो है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इसके अंदर ये क्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पे, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है। फास्फोरस पे जो है वो ऑक्सीजन एटम अटैक करता है। फास्फोरस पे ऑक्सीजन एटम अटैक कैसे कर रहा है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देके देख लो। यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये जो H है और ये क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाएगा, HCl हमारे पास साथ बन जाएगा। फिर अगले में फिर OH इस पे अटैक होगा, फिर ये Cl रिमूव होकर HCl बन जाएगा, फिर ये Cl रिमूव होकर HCl बन जाएगा। इतने में जो है वो 3 OH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता जो 3 OH ग्रुप है। मैं एक बार आपको ये ध्यान से जो है इसको यहाँ पे देख लेना, तो क्या चीज कि ये पहले क्या फॉर्म होता है, POH फॉर्म हो रहा है, OH फॉर्म हो रहा है, OH जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, P डबल बॉन्ड OH OH और ये क्या OH, तो ये बन गया हमारे पास H3PO3 का फॉर्मेशन जो है वो इन सारे केसेस में PCl3 ले लो बेटा, चाहे चाहे यहाँ पे PBr3 ले लो, दोनों केसेस में जो है वो H3PO3 का फॉर्मेशन हमारे पास होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं तो देखो ये मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो है वो समझा दिया, क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है। क्योंकि थर्मोडायनामिकली स्टेबल ना होने की वजह से ये जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को चेंज कर लेता है, जो कि क्या है हमारे पास H3PO3 वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं जी, PCl5 की बात करेंगे। अब देखो PCl5 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सेंट्रल एलिमेंट के साथ जो है वो OH साथ में H और O जो है वो अटैच होने वाले हैं। अब बेटा जी ध्यान रखो, PCl5 में जो हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अब कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, तो ये इकलौता ऐसा ऑक्सो एसिड है हम लोगों के पास H3PO4 वाला, जिसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोगों के पास क्या है, +5 है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये इकलौता कैसे है, सेंट्रल एलिमेंट का +5 कैसे है, ये देख लो। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो रहा है, H3PO4 का 4 का। तो यहाँ पे देख लो ये क्या बन रहा है, इस सेंट्रल एलिमेंट का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्योंकि इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फॉर श्योर इसी को ही बनना है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना आपको कि ये PCl5 वाला है तो H3PO2 तो नहीं बना रहा, 3 तो नहीं बना रहा। कैसे याद रखना है, याद रखो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका सेम है वही इसके अंदर फॉर्म जो है वो होगा। अब कई बार क्या होता है बुक्स के अंदर रिएक्शन में पहले ये बना रखा होता है POCl3। अब इस जगह पे भी देख लो POCl3 के अंदर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, +5 ही है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे बना के साथ में HCl जो है वो निकाल देते हैं। फिर उसके बाद आगे फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो H3PO4 में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जितने मर्जी प्रोडक्ट्स बना लो, अगर PCl5 से मैंने स्टार्ट किया है तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 ही रहने वाला है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। तो इस केस में भी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। समझ में आया? तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। आगे देखो बेटा जी, PF5 की अगर मैं बात करूं तो सेम तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर हम लोगों के पास है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, sp3d ज्योमेट्री है इसकी। तो ये फास्फोरस, ये ऊपर F F F F और ये F, तो ये चारों तरफ से जो है ना फ्लोरीन से जकड़ा हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशंस पे अगर हम लोग वाटर डाल रहे हैं इसके अंदर तो H2O की हिम्मत नहीं होती कि या ऑक्सीजन पे अटैक करे या फ्लोरीन पे अटैक करे, तो ये अटैक नहीं हो पाता, जिस केस में कोई भी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं करती है। तो याद रखो PF बॉन्ड जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। बैक बॉन्डिंग में होता क्या है बेटा जी, ये फ्लोरीन जो है ये अपने लोन पेयर फास्फोरस की तरफ जो है वो शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जकड़ा जाता है। ठीक है, और वाटर को स्पेस नहीं मिलता अटैक करने के लिए। आई होप बेटा जी ये आपको जो है वो क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। बैक बॉन्डिंग का मतलब बस आपको इतना समझ लो कि इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट थे, इसके ऊपर मैं कोई भी अलग से पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बैक बॉन्डिंग मतलब यहां से जो बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फास्फोरस की तरफ शिफ्ट कर देना, इस बैक बॉन्डिंग। अब बेटा जी तो बात होगी हमारे पास किसकी,
फास्फोरस के हैलाइड्स की हमने हाइड्रोलिसिस की बात कर ली। अब हम लोग ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। अब देखो ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस में हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है। अब नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, N2O है, ठीक है, उसके बाद NO है, NO2 है, N2O3 है, N2O5 है। तो हर एक ऑक्साइड के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रेजेंट है। अब बनेगा इसका ऑक्सो एसिड जब हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब ये देख लो N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो +3 है। तो ऑक्सो एसिड कौन सा बनेगा, या HNO2 HNO3। ये दो मेजर जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। अब HNO2 की बात करूं तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी बात करूं तो +5 है। तो +5 बन नहीं सकती, +3 एग्जिस्ट कर रही है, तो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो N2O3 के हाइड्रोलिसिस से बनेगी। तो क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कैसे प्रिडिक्ट करना है। बस ये समझ लो बनना ऑक्सो एसिड है, कौन सा ऑक्सो एसिड जो है हम लोगों के पास बनेगा उसमें से O3 क्यों नहीं बन रहा, O2 क्यों बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिसिस चेंज नहीं करता, इसीलिए +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो सेम फॉर्म हो रहा है। तो एक चीज और देख लो, हम लोग ना एक चीज और देख ले, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो दिस N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। मतलब क्यों, क्योंकि N2O3 में हमने वाटर डाला तो जाके HNO2 जो है वो पेन हुआ। तो दिस पर्टिकुलर नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म हुआ, N2O3 में पानी डाल के। तो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो NTO3 से अगर मैं पानी निकाल दूं तो हमारे पास HNO2 से पानी निकाल दो तो N2O3 जो है वो फॉर्म होगा। तो N2O3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड जो है वो हो जाएगा। अब देखो एक और ऑक्साइड है हमारे पास N2O5। अब N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो HNO3 है, तो इसलिए HNO3 ही बनेगा, HNO2 नहीं बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो N2O5 को भी सिमिलरली हम लोग क्या बोल देते हैं, एनहाइड्राइड बोल देते हैं। ये हमारे पास कौन सा एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड जो है वो N2O5 हमारे पास रहेगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग। अब देखो N2O4, यहां पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि हमारे पास दो ऑक्सो एसिड्स हैं। कौन कौन से, एक HNO2 एक HNO3। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं +4 वाला कोई N2O4 का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो +4 वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब सर बोल रहे हैं कि आपने समझाया कि जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। तो जिन केस में उसका रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है, क्या काम करना, दो बना दो, एक 4 से ऊपर वाला एक 4 से नीचे वाला। 4 से ऊपर वाली कौन सी स्टेट है, +4 के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला HNO3 फॉर्म करो। एक उससे कम वाला बना दो, कम वाला कौन सा है, HNO2। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर उस पर्टिकुलर जिसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उसका अगर रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड या रिस्पेक्टिव कंपाउंड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में आपको उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाला और एक ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाला ऑक्सो एसिड जो है वो फॉर्म करना है। इन द केस make two acids, one with the oxidation state just greater than 4 and one with the oxidation state just lesser than 4. So there are two oxo acids, HNO2 and HNO3। क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा था तो मैंने एक ज्यादा वाला बना दिया, कम वाला बना दिया, बात खत्म। फंडा याद हो रहा है ना। तो हाइड्रोलिसिस में सेम रहती है, अगर नहीं मिल रहा तो एक ज्यादा वाला बना लो एक कम वाला बना लो। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता कि 4 का 5 एग्जिस्ट ना कर रहा होता, किसी कंपाउंड के केस में 6 एग्जिस्ट कर रहा होता, तो उससे जो बड़े वाला है और उससे जो छोटे वाला है अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो वो आप फॉर्म कर सकते हो। आगे एग्जांपल्स आने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस जो है वो बना के रखो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे किसके, फास्फोरस के ऑक्साइड्स। अब देखो P2O3, ये हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं इसके, P2O3 P2O5। अब इसके ऑक्साइड में P की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट वाले केस में +3 है। अब कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, हो गया ना याद अपने आप से, H3PO3 बनेगा। डाउट ही नहीं आना चाहिए कि H3PO4 जो है वो अपने पास फॉर्म होगा, तो फॉर श्योर H3PO3 बनने वाला है। अब देखो P2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फास्फोरस की 5 है, 5 के अंदर अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, H3PO4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखो कि ये जो P2O5 का रिएक्शन अगर आप लैब्स वगैरह में जाके आपके स्कूल में अगर दिखाते हैं तो अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करो तो बहुत ज्यादा वायलेंटली ये रिएक्शन होता है, हिसिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इस रिएक्शन की। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम लोग मूव कर रहे हैं। ग्रुप 15 में इतना ही करना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। लेकिन JEE नीट की प्रेपरेशंस जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रखा होता।
हमने जनरलाइज कर दी रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन आए, आपको पता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना है, अगर सेम वाली नहीं एग्जिस्ट कर रही तो एक ऊपर वाला देखना है या उसके नीचे वाला देखना है, काम खत्म है। सारी स्लाइड्स में आगे यही होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड ऑक्सीजन की बात जो है हम लोग कर रहे हैं, मतलब ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली की बात जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो SO2, SO2 को अगर मैं H2O डाल दूं, अब देखो इसके जो बेसिक ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, H2SO3, H2SO4, ये दो ऑक्सो एसिड्स इसके मेजरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 जो है वो होगी, ये अभी चेक कर लेंगे कितनी है, ठीक है। तो ये होगा अपने पास SO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वाटर डाला तो H2SO3 जो कि हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड है, वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ऐसी SCO2 का H2O डालो इसमें तो H2SCO3 जो है वो हमारे पास इस केस के अंदर जो है वो फॉर्म होगा। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी हमने हाइड्रोलिसिस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट विल रिमेन सेम। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। आगे देखो बेटा, हाँ H2SO4 की +6 थी तो SO3 वाटर डाल दो इसके अंदर जी, वाटर डाल दिया तो H2SO4 बनेगा, क्योंकि S और S की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 वाला ही ऑक्सो एसिड जो है वो फॉर्म होगा। ऐसी SCO3 इसमें डालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके का, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो H2SeO6 वाला ऑक्सो एसिड जो है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा, जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिलीनियम का ऑक्सो एसिड जो है वो फॉर्म होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोराइड्स की। तो फ्लोराइड्स में बेसिकली आपको क्या देखना है, सल्फर का, सिलेनियम का और टेलुरियम का। तो ये तीन फ्लोराइड्स जो है इनका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करें तो अब एक चीज सोच के बताओ, मान लो किसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा आसान होने वाला है, आप गेस करो जरा। इसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा आसान जो है वो होने वाला है। अभी क्यों आसान होने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो सबसे इजीली हाइड्रोलाइज TeF6 होगा, फिर ये SeF6, फिर SF6 जो है वो होगा। SF6 केमिकली इनर्ट है, क्यों? देखो सल्फर का मॉलिक्यूल भी छोटा है, उसके बाद 6 इसके चारों तरफ जो है वो फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब भाई अगर मैं पानी हूं तो मैं ब्लू हूं, पानी पानी, तो मैं कैसे जाऊं इसके अंदर? इसके अंदर जाऊंगा कैसे, रिएक्ट कैसे करूंगा? मैं नहीं कर सकता ना, मैं रिएक्ट तो नहीं कर सकता बेटा जी। तो मैं पानी डालने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये केमिकली इनर्ट है, क्योंकि टाइटली पैक्ड है फ्लोरीन से, जिसकी वजह से वाटर जो है वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये जो है वो इजिली हमारे पास हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होता। अब इसके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जी, देख लो ध्यान से, इसका ऑक्सो एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, TeF6 है। TeF6 में क्या करो, सारे फ्लोरीन को रिप्लेस कर दो OH से, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों की सेम रहेगी। तो TeOH6, तो इसको H6TeO6। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम लोगों के पास सेम है। अब नेक्स्ट यहां पे देखो SF4। तो ये देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। यूजुअली क्या रहता है, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हैलाइड्स का तो हमारे पास जनरली ऑक्साइड्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। इस केस में नहीं हो रहा, ये ज्यादा स्टेबल कई बार नहीं रहता है, अगर थर्मोडायनामिकली इसको हीट करें कई बार ब्रेक कर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी कंपाउंड को बना रहे हैं। तो आप याद करो, अगर SF4 का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आपको उसका ऑक्साइड रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 है, साथ में क्या चेंज हो जाएगा, ये दोनों मिलके हमारे पास HF का फॉर्मेशन जो है वो कर देंगे। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग ग्रुप 17 की, बस थोड़ा सा रह गया, आप पेशेंस बना के रखो, सारा कॉन्सेप्ट आपका हाइड्रोलिसिस वाला जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अब देख लो जरा इसको, क्लोरीन की जो बेसिकली ऑक्साइड्स है वो ये वाले हैं हमारे पास। अब देखो मेरे को बताओ, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बनेगा, क्योंकि देख लो इसमें भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा? अब इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब +4 इसके अंदर एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर +4 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं क्या करूं बोलो? एक ज्यादा वाला बना दो, एक कम वाला बना दो, एक ज्यादा वाला बना दो, एक कम वाला बना दो, मतलब 4 के एक ऊपर वाला बना दो, एक नीचे वाला बना दो। देखो कितना आसान हो गया। तो आप देख लो, आपने कभी रिएक्शन पढ़ी भी नहीं, लेकिन आपको स्टिल आपको पता है कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है अपने पास फॉर्म करने वाले हैं। अब देखो ऐसे 6 वाला एग्जिस्ट नहीं करता, 6 वाले के अंदर 5 वाला, एक 7 वाला, बात खत्म। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन जो है वो हम लोग देख रहे हैं, मैंने वैसे बता ही दिया ऑलरेडी। यहाँ पे Cl2O वाटर डाला तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 वाले का 5 और 3 वाला बनेगा, 6 वाले का 5 और 7 वाला बनेगा, एक ज्यादा वाला एक कम वाला जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों के पास इसका हाइड्रोलिसिस कर देना, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट चीज देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को जो है वो पढ़ लेना कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो अलग अलग हैलोजेंस के बीच में कंपाउंड जो है वो बना हुआ है, जैसे ClF3, क्लोरीन और फ्लोरीन, बोथ आर हैलोजेंस। इंटर हैलोजन मींस दो अलग अलग हैलोजेंस के बीच में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो बोल रहे हैं। अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रा एसिड बनाता है, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सो एसिड बनाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इसके अंदर भी चेंज नहीं हो रहा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसको नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं इसकी रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो जी देखो बेटा जी ध्यान से, BrCl इट इज अ इंटर हैलोजन कंपाउंड, वाटर डाला इसके अंदर तो इसने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल फॉर्म हाइड्रा एसिड, मतलब जो ज्यादा वाला है वो HF बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन ज्यादा वाला, और जो दूसरे वाला है वो हमारे पास ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो देखो अगर HCl बन गया यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, HOBr। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इस केस में भी चेंज नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। अब देखो ICl है, तो ICl तो सबको पता है क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HCl फॉर्म करेगा, और दूसरे वाला जो आयोडीन है वो HOI बनाएगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड बनाना है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को। ऐसे देख लो ICl3 है, ICl3 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने पास 3 HCl को फॉर्म करेगा, और ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, HiO2। HiO2 वाले में जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इकलौता यही है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो आई होप ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ और जो है हमने एग्जांपल्स जो है यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन वाला केस जो है वो आ रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HF का फॉर्मेशन होगा। अब कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, HClO2। HClO2 जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। ClF5 है, ClF5 है तो इस केस में भी HF जो है वो फॉर्म होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेगा। अब क्लोरीन का कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जो हमारे पास प्लस, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी बेटा जी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो इस जगह पे देख लो जी, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो HClO3 जो है इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम लोगों के पास एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्वियसली जो हाइड्रा एसिड बनाएगा वो फ्लोरीन बनाएगा, और जो ऑक्सो एसिड बनाएगा वो हमारे पास HClO3 जो है वो फॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं, बस जी बस अंत पे जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, अंत बला तो सब बला, ग्रुप 18 के एलिमेंट जो है वो रह गए। चलो इसमें देखो जरा ध्यान से, एक इसका 6 वाला होता है, एक ऑक्साइड इसका कौन से वाला होता है, 8 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। अब देखो ये काम आने वाला है, क्योंकि अगर मैं हैलाइड्स का जो है वो करता हूं तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, इसी चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हाइड्रोलिसिस ना इस बार 2 टाइप्स के हैं जो इस ग्रुप के अंदर आपको जानने हैं। 2 टाइप के कौन कौन से हैं, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जीनोन के मतलब ग्रुप 18 के कंपाउंड्स का, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में भी चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखना। XeF4 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं पार्शियल वाला, तो क्या फॉर्म हो रहा है देखो, XeF4, तो यहां पे देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, पानी डाला तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, XeOF2 और HF का फॉर्मेशन जो है वो यहां पे हमारे पास हो जाएगा। आगे देखो XeF6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस केस में क्या बनेगा, XeO2F2 बन जाएगा, और जो ये वाला है फ्लोरीन है, ये HF का फॉर्मेशन जो है, हाइड्रा एसिड जो है वो साथ में हमारे पास फॉर्म हो रहा है। तो इसमें भी देख लो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फ्लोरीन है तो हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ही कॉन्सेप्ट वैलिड है, लेकिन इस केस में भी हो रहा है, तो HF जो है ये फॉर्म कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बीच में रुक जाती है रिएक्शन, तो ये सारा हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केस में। XeOF4 भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम रहने वाला है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। आई होप आपको ये जो है वो क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं जी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वाटर गेट्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एलिमेंट जीनोन, तो ऑक्सीजन है जो वाटर का वो सेंट्रल एलिमेंट जीनोन के साथ जो है वो कंबाइन करके उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से क्या होने वाला, देखो बेटा
XeF4 जो है वो हम लोगों के पास इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो अब देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड जो है वो नहीं है। अब क्या करेंगे जी, जब ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता तो एक ज्यादा वाला एक कम वाला, तो ज्यादा वाला कौन सा है इसमें, +6 वाला XeO3 बनेगा। साथ में कम वाला है नहीं कोई इसका, +3 वाला, मतलब इस 6 से कम वाला कोई है नहीं, तो कम वाला नहीं है तो यहाँ पे Xe बना देंगे हम लोग, यहाँ पे Xe का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो Xe बन गया, XeO3 बन गया, HF बन गया और O2 बन गया। ऐसी XeF6 का करो। इस केस में देखो 6 वाला क्योंकि एग्जिस्ट करता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, इसलिए सिर्फ ये इसी में कन्वर्ट होने वाला है। तो XeF6 XeO3 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास कर देगा। अब ऐसे देखो +2 वाला अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो +3 पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सीधा 6 पे जंप नहीं कर पाता, ये इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं वेरी हो पाती, मतलब ये जो क्योंकि थोड़ा सा अनरिएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे कि ये कम वाले पे शिफ्ट कर जाता है, तो सिर्फ Xe ही हमारे पास फॉर्म होता है, साथ में HF और साथ में O2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेटा कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या XeF6 का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? बेटा जी आप देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो नहीं रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एलिमेंट का चेंज हो नहीं रहा तो रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं हो सकती, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा। हाँ, इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैंने आपको यही बताया क्योंकि +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो थोड़ा सा वो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट और ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली कैटेगरीज के अंदर जो चीजें हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं रहेगी ये वाली, लेकिन हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाली कैटेगरीज के अंदर जो है ये शिफ्ट कर जाता है। बेटा जी आई होप बस इतना ही था। तो ये वीडियो मैं कहता हूं आप 2-3-4 बार देख लो, तो इतनी सारी सेट ऑफ रिएक्शंस को याद करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है वो बैठ गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद ये वीडियो जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो टेकअप करके लेके जो है वो आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिससे कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं इजी कर दूं, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।